Hello everyone, this is Dipen Dilwa, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to all my YouTube channel in Technical Talk. I hope you and your family members are safe and healthy in this corona pandemic situation. Today in this video session, we will discuss about the subject of building and town planning which is offered by GTU in 3rd semester Civil Engineering branch. This subject code is 3130609. In this subject, we will continue with unit number 6, component of the town. So, we was discuss in the previous lecture various types of the urban patterns. We are in the various dimensional shape of the pattern like linear pattern, grid pattern, star pattern, sheet pattern, concentric pattern, satellite pattern, radial and circumferential pattern. Here you can see the linear pattern. Given the different types of the two town, so connecting by the major road of a linear road dimension. तो यहाँ पे क्या है कि एक लिनियर हमारा पैटर्न था, तो उसमें क्या था कि अलग अलग दो टाउन रहते थे और दोनों को टाउन को मेजर रोड से यहाँ पे कनेक्टिंग किया जाता था। फिर उसके बाद हमने स्टार पैटर्न देखा, तो उसमें हमने देखा कि जो भी ग्रोथ हो रहा था यहाँ पे वो स्टार के फॉर्म में हो रहा था और यहाँ पे कोर सेंटर दिया गया है, ठीक है, और उसके आसपास में पेरीफेरी में क्या है, कंसेंट्रिक पैटर्न क्रिएट हो रही है, तो इसको हम स्टार पैटर्न बोल रहे थे। फिर उसके बाद आ रहा था कंसेंट्रिक पैटर्न, तो जैसा नाम है वैसे ही पैटर्न है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग अर्बन एरिया होगा उसकी पेरीफेरी में उसका एक्सपांड एरिया होगा, ठीक है, और उसके बीच में से ही वो मेजर रोड यहाँ से पास हो रहा होगा, तो उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक पैटर्न। फिर रेडियल रोड या तो फिर रेडियल एंड सर्कमफरेंशियल पैटर्न आ रही है। तो एक तो आपको पता चल जाएगा नाम से ही कि भाई एक तो ये रेडियल है, तो रेडियल के फॉर्म में सेमी सर्कुलर फॉर्म में होगी, सर्कमफरेंशियल पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मेजर सेंटर रहेगा, ठीक है, कोर सेंटर भी उसको सीबीडी बोल सकते हैं, और उसमें से ही यहाँ पे ये क्या जा रही है, यहाँ से ही ब्रांचेस यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो ऑल जो ब्रांचेस है जहाँ पे भी वो कनेक्ट हो रही है वहाँ पे एक नोड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो वो डेवलपमेंट नोड को हम क्या बोलेंगे, तो कि रेडियल और सर्कमफरेंशियल पैटर्न के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है कि इसका जो भी एक्सपांशन हो रहा है वो सर्कमफरेंशियल फॉर्म में हो रहा है। देखो अब यहाँ पे जो फॉर्म है वो सर्कमफरेंशियल है, तो इसके रिगार्डिंग हम उसको बोल सकते हैं रेडियल और सर्कमफरेंशियल पैटर्न भी बोल सकते हैं। फिर हमने ग्रिड पैटर्न देखा था कि भाई कोई भी एक मेन रोड होगा और मेन रोड से कनेक्टिंग लोकल रोड्स, स्ट्रीट्स, आर्टिलरी रोड्स, तो ये जो भी सारे रोड्स है यहाँ पे वो ग्रिड से कनेक्टिंग हो रहे थे, और उसके ही पेरीफेरी में दोनों साइड में बोथ ही साइड यहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपांड हो रहा था, तो इसको हम बोल रहे थे ग्रिड पैटर्न। अभी उसके बाद यहाँ पे आ रही है सीट पैटर्न। तो ये सीट पैटर्न क्या है, तो कि जो ग्रिड पैटर्न थी उससे वो कहीं कंजेस्टेड है, यानी कि जो उसका एग्जिस्टिंग एरिया होगा कोई और उसी के कोई रिगार्डिंग एक ही टाउन होगा, तो उसमें क्या बनेगा, तो कि ग्रिड बनेगा। तो क्या है इसमें कि भाई जो भी स्ट्रीट है वो क्रॉस टू ईच अदर इन 90 डिग्री बन रही है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आएगा कि यहाँ पे एक्सीडेंशियल रेशियो बढ़ जाएगा ग्रिड रोड पैटर्न में, ठीक है। तो पूरा जो भी रोड का नेटवर्क बनेगा वो ग्रिड नेटवर्क में यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सीट पैटर्न। अभी आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे आ रही है सैटेलाइट पैटर्न, यानी कि मान लो कि कोई अर्थ है और उसके आसपास में यहाँ पे कोई सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कोई सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहे हैं, तो ये जो सारे हमारे क्या हो गए, तो कि ये हमारे नोड हो गए, ठीक है। तो ये जो भी सारे नोड है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ पैटर्न दी रखी है कि भाई कोई मेन टाउन या तो कोई सीबीडी यहाँ पे होगा और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई जुड़े हुए होंगे रेडियल रोड, और रेडियल रोड में यहाँ पे कुछ सैटेलाइट टाउन डेवलप हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सैटेलाइट के फॉर्म में सैटेलाइट पैटर्न। फिर आज का जो सेशन शुरू होने वाला हो यहीं से शुरू होता है कि डेवलपमेंट कंट्रोल। अगर मान लो कि वैसे ही डेवलपमेंट हो रहा हो तो क्या होगा कि डेंसिटी जो भी एरिया की वो बढ़ जाएगी, कंजेस्टेड हो जाएगा, तो उसी के रिगार्डिंग हमको ये प्रॉब्लम सोल्व करना रहेगा, ठीक है। द डेवलपमेंट और एक्सपांशन ऑफ टाउन टेक ए लॉन्ग टाइम एंड देयरफॉर द डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल एट एनी टाइम ऑफ द बेसिस ऑफ प्लान के रिगार्डिंग उसको कंट्रोल करना जरूरी है। एज वी see today the town authorities and town planner are facing many problems. These problems are a shortage of housing resulting in squatting on public lands and encroachment, uncontrolled settlement, increase the densities in built up areas, limited road network, shortage of public services and facilities etc. अगर क्या होगा
कि आज जो भी टाउन प्लान अथॉरिटी है उसको ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग है वो कोई खाली नहीं कर रहे हैं इजीली, या तो फिर कोई वहाँ से उसका जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो हटता नहीं है, तो उसका रिगार्डिंग क्या होगा कि कंजेस्टेड बढ़ जाएगा और डेंसिटी वहाँ डे बाई डेज इंक्रीज होगी, तो वहाँ पे अनकंट्रोल करना वो कंट्रोल करना वो बहुत टफ हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग क्या होगा कि जो भी पब्लिक एमिनिटीज है, पब्लिक सर्विसेज है, उसमें कहीं ना कहीं वो लैक आएगा। ठीक है, देयर इज द फिनोमिनल ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, there is also migration of rural population as results we see today, overcrowding, congestion, deterioration and haphazard development in most of the towns। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो भी पीपल्स रूरल एरिया में अभी लाइव कर रहे हैं उसका एक ही मकसद है कि अगर हम कोई अर्बन एरिया में या तो कोई सिटी एरिया में जाए तो हमारा भी ग्रोथ होगा, उसको एक ही माइंड में वो इच्छा है, तो वो क्या करेंगे अभी रूरल में से माइग्रेट होकर वो अर्बन सिटी में जाएंगे और वहाँ पे वो क्या होगी पुल बूस्ट की प्रोसीजर यहाँ पे बनेगी। मैंने जैसे आगे बताया वैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि पुल होगी, जो अर्बन एरिया में वो पुल होगी और रूरल एरिया में से जो भी पॉपुलेशन है वो वहाँ पे पुश होगी। ठीक है, तो ये सारी बात यहाँ पे बनती है। तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा कि डेंसिटी बढ़ेगी, कंजेशन बढ़ेगा, हैजार्ड और हेल्थ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी यहाँ पे कहीं आएंगे। तो ये सारे जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको क्या करना है, हमको कंट्रोल करना है। उसके रिगार्डिंग अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टू कंट्रोल द प्रिवेंट मिस यूज लैंड। अभी जो लैंड यूजेबल नहीं है उसका मिस यूज हो रहा है उसको भी प्रिवेंट करना रहेगा। एनकरेज प्राइवेट सेक्टर टू पार्टिसिपेट इन ऑल दिस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टाउन। यहाँ पे हमको बताना रहेगा प्राइवेट सेक्टर को आप जो भी लैंड बची हुई है हमारी उसमें कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट क्रिएट करो। टू कंट्रोल द डेवलपमेंट एज पर द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इन रिलेशन टू पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंट, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस। ठीक है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कंट्रोल करना है। जैसे ही हमारी ज़रूरत बढ़ेगी वैसे ही रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी होगा। यानी कि उसके कुछ स्टैंडर्ड हो गए, पब्लिक हेल्थ हो गए, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ हो गए, सेफ्टी और सेफ्टी प्रिकॉशंस यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी होगी। टू कंट्रोल द हैजार्ड एंड अनप्लान ग्रोथ ऑफ द टाउन। यहाँ पे जो अनप्लान है और हैजार्ड जो ग्रोथ हो रहा है उसको भी प्रिवेंट करना रहेगा। डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ द टाउन इन अनप्लान एंड इन अनसाइंटिफिक वे। जो अनसाइंटिफिक और अनप्लान वे से वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको यहाँ पे हमको क्या करना रहेगा, उसका प्रिवेंशन करना रहेगा। कंट्रोल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज इन अ टाउन, सेफ्टी द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द टाउन। यहाँ पे जो भी एस्टेब्लिशमेंट हो रही है वेरियस इंडस्ट्रीज की उसका भी कंट्रोल करना रहेगा। और सेटिस्फाई यानी कि जो भी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है वो टाउन की वो वहाँ पे फुल्ली सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे हो गए। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मोर इम्पोर्टेंट एग्जिस्टिंग legislation which are used for the clearance, development and control of urban land are listed below। यहाँ पे जो भी हमने रूल्स रेगुलेशन और स्टैंडर्ड क्रिएट किए उसके लिए अलग अलग अथॉरिटी हमने एस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, उसमें से यहाँ पे कोई ना कोई आ रही है तो उसके लिस्ट दिया गया है कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो उसको कंट्रोल करने में लगी हुई है। तो पहले यहाँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट आ रही है, म्यूनिसिपल एक्ट होगी, कुछ टाउन प्लानिंग के रिगार्डिंग कुछ क्राइटेरिया हो गए, डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट होगी। तो उसमें क्या होगा कि जहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स रेगुलेशन, डेंसिटीज, पॉपुलेशन, हाई राइज, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो वो सारी बातें यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी मेंटेन करेगी। फिर लैंड एग्जीक्यूशन आएगा, स्लम क्लियरेंस आएगा, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट, पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट एंड वाटर एंड एयर पोल्यूशन एक्ट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो सारे जो भी एक्ट है उसके कहीं ना कहीं उसको काम दिए गए कि आपको यही ध्यान में रखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी एक्ट गवर्नमेंट ने क्रिएट की है। फिर यहाँ पे एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, वो है स्लम। तो स्लम्स किसको बोलते हैं, उसकी एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे कई फॉर्म में दी गई है। ठीक है, वन बाय वन हम सारी देखते हैं। ए स्लम इज प्रीडोमिनेटली एन ओवर क्राउडेड, पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया हैविंग इनएडिक्वेट ओपन स्पेसेस एंड अनहेल्दी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि ओवर क्राउडिंग जब हो जाता है और पब्लिक के पास जब वो पॉवर्टी है यानी कि वो एफोर्ड्स नहीं कर पाते हैं कोई भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो उसके पास बेस्ट एम्यूनिटीज़ वहाँ पे नहीं होगी, वेल डेवलप फैसिलिटीज़ नहीं होगी, तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, स्लम्स यहाँ पे क्रिएट होगा। Slums is an area where the basic utility services like water supply, drainage and sewerage system, electricity etc. for standard living are lacking, unhealthy condition prevail and disease flourish. The slum dwellers have to live under miserable condition because they cannot afford better housing facilities। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि जो भी वो डिवेलर्स है यानी कि जो भी वो बेनिफिशियर है, ठीक है, उसके पास जो ऐसी कोई बेसिक यूटिलिटी सर्विस नहीं होगी
यानी कि वाटर सप्लाई हो गई, ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस सप्लाई लाइन हो गई, टेलीकम्युनिकेशन लाइन हो गई, ठीक है। वो सारी जो भी वो वैसे ही छोड़ रहे हैं, उसके जो भी वेस्ट है वैसे छोड़ रहे हैं, वो पानी का कुछ प्रॉपर से बंदोबस्त नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, उससे रिगार्डिंग वो अनहेल्दी इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट होगा, अनहेल्दी कंडीशन वहाँ पे क्रिएट होगी, तो डिसीज भी, वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज वहाँ पे फ्लोरिश हो गए, ठीक है। तो ये मिजरेबल जो भी कंडीशन है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग वो स्लम्प वहाँ पे क्रिएट होगा। ये slum is a means to health, safety, morality and general welfare of the inhabitants. Slum area people have all the sorts of miseries and is a sort of hell. यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि जो भी इनहेबिटेंट्स है उसके यहाँ पे हेल्थ, सेफ्टी और मोरालिटी, ये तीनों एंड जनरल वेलफेयर, यहाँ पे कुछ ऐसी कोई बात यहाँ पे क्रिएट होगी ही नहीं, ठीक है। उसके लिए उसका कुछ स्टैंडर्ड नहीं हो गया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो गए, वो वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं जैसे वो जीते जाते हैं, ठीक है। कि भाई उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, जो समय ने दिया वो चला के वो चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वैसी कुछ बात है यहाँ पे स्लम्स में। फिर यूनेस्को ने कुछ इस हिसाब से यहाँ पे डेफिनेशन दी रखी है कि स्लम इज ए बिल्डिंग, ए ग्रुप ऑफ बिल्डिंग और एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय ओवर क्राउडिंग, डिटोरिएशन, अनसैनिटरी कंडीशन और एब्सेंस ऑफ फैसिलिटी और एमिटीज विच बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन और एनी ऑफ देम एंडेजर द हेल्थ, सेफ्टी और मोरल इनहेबिटेंस और कम्युनिटी। यहाँ पे क्या है कि उसके पास ओवर क्राउडिंग होगा, वो तो आपको पता ही है कि भाई डिटोरिएशन होगा, अनसैनिटरी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होगी, एब्सेंस ऑफ द फैसिलिटीज एंड एमिटीज होगी। तो ये भी सेम ही डेफिनेशन यूनेस्को ने दी रखी है कि भाई अगर किसी की भी डेफिनेशन हो, कोई भी कंट्री की डेफिनेशन हो, उसमें एक चीज़ है वो क्लियर है कि उसके पास जो बेसिक एमिनिटीज़ की बात हम कर रहे हैं, यूटिलिटी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यूनेस्को के हिसाब से भी कुछ डेफिनेशन यहाँ पे मिल रही है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्लम आ रहा है, ठीक है। भाई स्लम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? It has been estimated that almost a quarter of our urban population live in slums. Slum and squatter settlements are too common in India. यहाँ पे वो बात स्लम्स की वो कॉमन है, लेकिन हमारी जो भी पॉपुलेशन है उसका 1/4 पोर्शन अभी हम ले लेते हैं, तो वो स्लम्स के फॉर्म में ही यहाँ पे है। अगर ऐसा नहीं कि वो झोपड़पट्टी है तो स्लम है। अगर कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर भी बना हो तो भी वो स्लम ही बता सकते हैं, अगर उसमें जो वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सप्लाई, वो सारी जो भी फैसिलिटीज, बेसिक एमिनिटीज है वो वहाँ पे नहीं है, तो उसको भी हम स्लम ही बोल सकते हैं। फिर द फॉर्मेशन ऑफ स्लम कन्वर्ट द लैंड इनटू द प्लेस ऑफ मिसेरीज एंड मोर और लेस इट रिजल्ट इनटू द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑन द सरफेस ऑफ हेल्थ। यहाँ पे क्या है कि अगर स्लम कन्वर्ट कैसे होता है, अगर कोई प्लेस हम प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, ज़्यादा या तो फिर लेस, तो वो रिजल्ट क्या बन जाता है कि भाई वो एक स्लम्स में ही आगे बढ़ता है, ठीक है। अगर मान लो कि पूरा वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, वो पीरियडिकली समय के साथ वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, उसको मेंटेन रखना जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो वो भी स्लम बन जाएगा। द मूवमेंट टूवर्ड द टाउन प्लानिंग इन बोर्न बिकॉज ऑफ दिस realizations of the intolerable condition in the slums। मूवमेंट है, जो माइग्रेशन रेट है, बराबर टाउन प्लानिंग का जो एक्ट है, वो यहाँ पे मेंटेन रखने की बात है। अगर वो नहीं रख पाओगे तो भी यहाँ पे स्लम्स फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट होगा, स्लम्स कंडीशन क्रिएट होगी। फिर यहाँ पे कुछ रीज़न आ रहे हैं कि भाई स्लम्स जो भी फॉर्मेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग वो मेजर फैक्टर्स क्या है। तो एक तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन टेक प्लेस वेयर रिच पीपल मूव आउट ऑफ द न्यू बेटर कॉलोनीज ऑफ द टाउन, लिविंग पुअर पीपल इन द ओवर क्राउडेड सेंट्रल एरिया ऑफ द टाउन टू मेक इट मोर insanitary। एज ए रिजल्ट द स्लम कॉलोनीज स्टार्ट मशरूमिंग एट अ फास्ट रेट। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो अभी कोई एक टाउनशिप ले लो आप, उसमें कोई पीपल्स यहाँ पे जो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर अभी न्यू डेवलपमेंट किया, तो उसमें कुछ रिच पीपल वहाँ पे आएंगे लाइव करने के लिए, और वो 10 साल या तो फिर 15 साल तक वहीं पे रहते हैं, और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं कोई न्यू एरियाज में, न्यू कॉलोनीज में। तो अभी क्या होगा कि जो पुराना एरिया था उसमें क्या होगा कि अभी जो रिच पीपल वहाँ पे रह रहे थे उसके हाई इनकम ग्रुप थे, जो वहाँ पे लाइव कर रहे थे वो हाई इनकम ग्रुप थे। लेकिन अभी जो नेक्स्ट जनरेशन वहाँ पे आएगी वो मीडियम इनकम ग्रुप होगी या तो लो इनकम ग्रुप का कोई पीपल्स वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उसी के चलते क्या होगा कि वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं रखेगा, ठीक है, तो वो पुअर है उसकी कंडीशन। तो इसके रिगार्डिंग वो क्या होगा, कॉलोनीज मशरूमिंग स्टार्ट होगा फास्ट रेट से। रिजल्टिंग क्या होगा कि डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग भी वहाँ पे क्या होगा कि स्लम्स का एक फॉर्मेशन क्रिएट होगा।
पुअर्टी। यहाँ पे हमारे इंडिया में अभी एक बहुत बड़ा जो कोई क्वेश्चन है तो यह वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रश्न है, ठीक है, कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन होगी, तो उसी के चलते अनहेल्दी एटमोसफियर होगी, क्योंकि उसके पास एफर्ट्स, वो सारी चीज़ के लिए एफर्ट्स करने के उसके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है, तो वो वहाँ पे एक पॉवर्टी का भी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर लैक ऑफ एजुकेशन, प्रॉपरली उसके पास जो एजुकेशन नहीं है तो भी क्या रहेगा, क्योंकि जो उसके नेबरहुड है, ठीक है, वो भी ऐसे ही सोचेंगे कि इसके पास कुछ एजुकेशन नहीं है, वो ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि एजुकेशन लैक से वो आगे ही नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए वो एजुकेशन लैक वहाँ पे फुलफिल होना चाहिए कि वो प्रॉपरली जो भी उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मिलना चाहिए। अभी इसी रिगार्डिंग हमारा इंस्टीट्यूशन में एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि भाई आर्टिकल नंबर 14 में दिया गया है कि अब अगर कोई बच्चा अभी 14 साल तक वो फ्री ऑफ में वहाँ पे वो शिक्षा पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई कि एजुकेशन फ्री यहाँ पे देना है, तो वो बात लैक ऑफ एजुकेशन की यहाँ पे आ रही है। फिर लैक ऑफ जोनिंग, इफ जोनिंग रेगुलेशन आर नॉट एनफोर्स इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ टाउन, रैंडम डेवलपमेंट्स विल टेक प्लेस, देर आर द चांसेस फॉर इंडस्ट्रियल एरिया टू एनक्रोच अपॉन रेसिडेंशियल एरियाज एंड वेरी सून देर विल बी ओवरक्राउडिंग विथ फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स। यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो कि कोई रेसिडेंशियल एरिया है उसके ऊपर एनक्रोचमेंट हो रहा है इंडस्ट्रियल एरिया का, तो अभी क्या होगा कि इंडस्ट्री में लेबर भी मेन पावर मटेरियल यहाँ पे लगेगा, ठीक है, तो उसके मेन पावर में क्या होगा कि जो भी लेबर है वो वहाँ पे आएगी और लेबर कॉलोनीज वहाँ पे क्रिएट होगी, तो उसके पास कोई बेसिक एमिनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं होगी, तो क्या होगा कि अनहेल्दी एनवायरमेंट वहाँ पे क्रिएट होगा ही होगा, तो वो रेसिडेंशियल एरिया है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लैक ऑफ जोनिंग भी एक क्वेश्चन आ गया। फिर population growth, there is a lag between the tremendous growth of the population and the construction of houses. If there is a gap between the population and houses, this shortage manifest themselves in creating slums. population growth में क्या होगा कि population का growth वैसे ही बढ़ता गया कोई पर्टिकुलर टाउन के रिगार्डिंग, तो क्या होगा कि डेंसिटी बढ़ी जाएगी, तो डेंसिटी जब बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो बेसिक एमिनिटीज है, वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, ड्रेनेज फैसिलिटीज, जो भी सारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो सारी सिस्टम जो भी एक पीपल्स और पॉपुलेशन के फिगर के लिए वो डिज़ाइन की गई थी, तो उसमें वो फिगर में बढ़ोतरी आएगी, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा कि यहाँ पे वो डेली नीड्स है वो बढ़ जाएगी। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल दूँ कि अगर आपने कोई वाटर सप्लाई डिज़ाइन की रखी है, तो वो जब डिज़ाइन आपने की थी तब 3000 पॉपुलेशन थी, आपने एक्सपांसन रेट भी कंसिडर किया था कि अगर इन फ्यूचर यहाँ पे एक्सपांसन होगा 2000 पॉपुलेशन का, तो वो 5000 पॉपुलेशन तक वो क्वांटिटी देने के लिए वो रेडी है, लेकिन 5000 से वो ग्रेटर देन क्वांटिटी अगर हो जाए तभी वो लायबल नहीं है कि वो सारे को फुलफिल कर सके, फैसिलिटी जो भी है वो फुलफिल कर सके। तो उसी के चलते क्या होगा कि भाई ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, डिटोरेशन रेट बढ़ जाएगा, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक रीज़न हो गया स्लम फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, ठीक है, तो जो भी एरिया है उसमें जहाँ पे भी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो मेन पावर्स के लिए वो लेबर कॉलोनी भी इंक्रीज होगी, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा कि लेबर कॉलोनीज में कोई परमानेंटली वहाँ पे सिस्टम इंस्टॉलेशन नहीं की गई होगी, तो उसी के चलते क्या होगा कि भाई कंजेशन बढ़ेगा, कंजेशन बढ़ेगा तो वो अनहेल्दी एनवायरनमेंट भी वहाँ पे क्रिएट होगा, तो ये भी एक रीज़न हो गया। फिर माइग्रेंट्स रेट्स की अगर बात करें तो मैंने आगे भी बताया कि अगर पीपल रूरल एरिया में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कनेक्टिंग हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कनेक्टिंग होगा, तो भी क्या करेगा, अर्बन में जाएगा और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कनेक्टिंग होगा, यानी कि वो कोई बिजनेस करेगा या तो फिर जॉब करेगा, तो सभी को माइंड में ऐसा ही है कि भाई हमको वो अर्बन एरिया में ही जाना है, ठीक है, वहाँ पे भी हमारा ग्रोथ होगा, यहीं पे कुछ नहीं है, तो ये भी एक रीज़न हो गया स्लम फॉर्मेशन के लिए। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात आ रही है कि भाई जो भी ओल्ड हाउसेस है वो लुकिंग आफ्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, उसको मेंटेन करना जरूरी है। अगर मान लो कि उसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं उसको अगर हम क्लियर नहीं करते हैं तो क्या होगा कि वो फैसिलिटीज डे बाय डेज जो भी है वो डिस्ट्रॉय होगी, और उसमें उसका मेंटेनेंस रखना जरूरी है। लेकिन अगर हम मेंटेनेंस नहीं रखते हैं तो वो किस तरफ आगे बढ़ती है कि स्लम के फॉर्मेशन तरफ ही वो आगे बढ़ता है, तो ये भी एक स्ट्रक्चर की बात हो गई कि उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना जरूरी है। फिर इनएडिक्वेट पावर्स, यानी कि जो भी लोकल अथॉरिटीज कंसर्न डज नॉट द पोसेस एडिक्वेट पावर्स टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ टाउन, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है,
वो स्लम्स के लिए कुछ पावर अथॉरिटी यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रही है। तो अभी क्या होगा कि जो भी एजुकेशन के लेक के हिसाब से वहीं से ही कोई ऐसा पर्सन वहाँ पे क्रिएट होगा कि जो वो अपने आप ही वो सारा जो भी पावर से वो ले लेगा, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पे कई सारे ऐसे क्राइम्स हो गए, कई सारे ऐसे डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट हो गए, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्लम के लिए ये लायबल है। इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंड, ठीक है। समटाइम्स इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ स्लम। रेसिडेंशियल लैंड यूज फॉर द इंडस्ट्रीज एंड स्लम में बी फॉर्म। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि जो भी रेसिडेंशियल एरिया है वो भी क्या है कि एक इंडस्ट्री, रेसिडेंशियल में अभी कोई इंडस्ट्री आ रही है तो मैंने आगे बस बताया ऐसे कि भाई वहाँ पे मेन पावर लगेगा, तो वो मेन पावर वहाँ पे अनहेल्दी एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट करेगा। तो ये भी एक हो गया कि इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंड जहाँ पे हो रही है वहाँ भी एक रीजन बन सकता है स्लम फॉर्मेशन के लिए। अगर मान लो कि स्लम बन ही गया तो उसकी इफेक्ट क्या क्या आएगी, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक तो हेल्थ का प्रॉब्लम आएगा कि अनहेल्दी एनवायरनमेंट, क्योंकि वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई उसके पास कुछ नहीं है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पे काम करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हेल्थ का एक तो इश्यू आएगा। फिर लैक ऑफ एमिनिटीज, तो आपने देखा वैसे ही कि भाई वहाँ पे कुछ इनएडिक्यूट एमिनिटीज जनरली डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द ओवर क्राउडिंग। डेंसिटी बढ़ती ही जाएगी तो अभी क्या होगा कि भाई जो भी फैसिलिटीज एमिनिटीज है उसमें लैक क्रिएट होगा। फिर सराउंडिंग लोकेलिटीज की बात आ रही है। The working of institutions like school, colleges, libraries, hospital, etc. are seriously affected because they are located nearly slum. अगर मान लो कि कोई स्लम के एरिया में ही वहाँ पे लोकेटेड है तो उसको भी असर करेगा ही। तो एक तो सराउंडिंग लोकेलिटी हो गई, वर्किंग कंडीशन भी उसकी देखी जाएगी। एज द एरिया ऑफ बीइंग फुल ऑफ नॉइज, ट्रैफिक कंजेशन, स्मोक डस्ट एंड डार्कनेस, इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क पीसफुली इन द स्लम्स। वहाँ पे आप अच्छी तरह से जो ये प्रॉब्लम रहता होगा तो आप अच्छी तरह से यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे पीसफुली। अनडिजायरेबल स्पॉट्स वहाँ पे कुछ क्रिएट हो गए, कचरे का मान लो कि ढेर कुछ रास्ते में ही पड़ा है, वहाँ पे कोई आसपास में ही कोई इंस्टीट्यूशन के बगल में पड़ा है, तो उससे क्या होगा कि स्पॉइल द एस्थेटिक लुक ऑफ द सिटी, वो स्पॉइल करेगा लुक को। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया। फिर सोशल लाइफ, देयर इज द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ। स्लम पीपल कैन बी इजीली ड्रैग्ड इनटू द सोशल एविल्स। उसके बाद कुछ सोशल लाइफ वहाँ पे हो गई नहीं, उसके बाद कुछ कल्चर ही नहीं होगा, तो वो भी एक अफेक्ट करेगा स्लम्स को। No open spaces, all open area being attacked and there is no open space for the recreational, pure air, etc. और gardening facilities। यहाँ पे क्या होगा कि उसके पास कोई जमीन, अभी लैंड तो पड़ी ही नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पे कोई रिक्रिएशनल प्लेस क्रिएट नहीं होगा, वो कोई वहाँ पे कुछ गार्डनिंग, ओपन एयर स्पेसिस वहाँ पे क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक इफेक्ट बन सकती है। अभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है कि भाई स्लम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एक तो हो गया ओवर क्राउडिंग कि भाई प्रीडोमिनेटली एंड ओवर क्राउडिंग एरिया, इट इज ओवर क्राउडेड विद बिल्डिंग एज वेल एज पीपल। अभी वर्टिकल एक्सपांशन हमने आगे देखा था, तो अभी जब वर्टिकल एक्सपांशन बढ़ेगा तो उसकी डे बाई डेज डेली नीड्स भी यहाँ पे बढ़ेगी, तो एक तो ओवर क्राउडिंग का प्रॉब्लम आएगा। फिर पॉपुलेशन की बात आएगी। जनरल पीपल लिविंग इन द स्लम आर अनएजुकेटेड, पुअर, अनएम्प्लॉयड, लो वेज एंड हैविंग नो सोशल एंड कल्चरल लाइफ। उसकी कुछ सोशल लाइफ नहीं होगी, कल्चरल लाइफ नहीं होगी, वो पीपल्स पुअर हो गए, डे टू डे उसका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो ये सारी बातें भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आती है। फिर अपीयरेंस, अनहेल्दी कंडीशन आर क्रिएटेड इन द स्लम ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज, सो इट्स अनप्लेजेंट अपीयरेंस ऑफेंड the eyes, nose and conscience. The building appear to be deteriorated and to be over age। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी लुक वाइज उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, डे टू डे अनहेल्दी कंडीशन वहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है, तो क्या होगा कि अपीयरेंस वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने जाएगा, डे टू डे वहाँ पे अपीयरेंस डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी भी वहाँ पे वेल डेवलप होनी चाहिए, तो वो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि वहाँ पे ये कुछ नहीं होता है। फायर हैजर्ड का प्रॉब्लम भी वहाँ पे सोल्व नहीं होगा, क्योंकि वो इतने पुअर है कि वो बेसिक फैसिलिटीज है वो उसके लिए अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फायर एक्सीडेंट का इश्यू वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। फिर इनकम क्राइटेरिया यहाँ पे आएगा कि भाई उसके पास तो पहले से ही वो पुअर्टी फेस कर रहे हैं, तो उसके पास इनकम का क्राइटेरिया नहीं होगा, मोरालिटी उसकी डाउन होगी, अनएजुकेटेड पीपल्स वहाँ पे है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का रेट वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। वो क्योंकि हाईवे या तो फुटपाथ पर ही लाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये भी कोई इश्यू आएगा। पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी कभी आएगी, क्योंकि उसको क्या करेंगे कि अभी कोई स्लम का एरिया, स्लम उसमें डेवलपर्स वहाँ पे लाइव कर रहे हैं, उसको कभी ना कभी वो खाली करवाएंगे ज़मीन, तो ये सारा पॉलिटिकल प्रॉब्लम है वो भी उसको फेस करने रहेंगे। ब्लैक स्पॉट, स्लम एज सच इज द ब्लैक स्पॉट एंड स्पॉइल द हेल्थी एनवायरनमेंट ऑफ द टाउन लाइफ,
ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ब्लैक स्पॉट यानी कि जो भी उसकी नियर का एस्थेटिक लुक है वो स्पॉइल होगा और हेल्दी एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, तो वो भी उसकी टाउन लाइफ डिस्टर्ब करेगा। तो ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फिर ये जो सारी बातें तो हमने डिस्कस की भाई, उसके फॉर्मेशन का रीजन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे फॉर्मेशन उसका हो रहा है। तो अभी उसके लिए रेमेडियल्स मेजर्स कौन कौन से होगी कि जो स्लम्स को अवॉइड किया जाए। तो एक तो चीप हाउसिंग, अगर गवर्नमेंट हमारे कोई ऐसे स्टेप्स ले कि कोई पीपल्स या तो फिर डिवेलर्स जो भी है वो बेनिफिशियरी है उसको एक चीप हाउसिंग प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। कई साल के पीरियड पर या तो फिर लो कॉस्ट हाउस उसको प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। कंपल्सन ऑफ द एम्प्लॉयर्स उसको जैसे हमारी अभी मनरेगा योजना काम कर रही है कि भाई आपको 90 डेज का वो एक प्रॉमिस रहेगा कि आपको काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलेगा ही। तो ऐसी कुछ यहाँ पे योजनाएं है वो क्रिएट करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सब नॉर्मल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिल्डिंग शुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय फार्मिंग एंड एनफोर्सिंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हो गए कि भाई रेस्ट्रिक्टेड बाय द फार्मिंग एंड एनफोर्सिंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे बिल्डिंग्स बन रहे हैं तो उसको वो रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो भी एक बात हो गई कि उसके लिए प्रॉपरली ओपन स्पेसेस चाहिए या तो फिर कोई फार्मिंग के लिए वो स्पेस वहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। तो उसका क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्रिएट रहेगा। या तो फिर कोई ऐसी बिल्डिंग वहाँ पे बनानी चाहिए या तो फिर कोई इंडस्ट्री वहाँ पे पास में कोई क्रिएट करनी चाहिए कि जैसे उसको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। जो बात तो एक ही है कि उसकी पुअर्टी कैसे रिमूव करना है। जो भी पुअर्टी रिमूव होगी और फैसिलिटी वहाँ पे इंप्रूव होगी तो यहाँ पे ये सारे रेमेडियल्स मेजर्स है हम फुलफिल कर पाएंगे और स्लम्स को अवॉइड कर पाएंगे। फिर अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है जो बन रहा है उसको भी कंट्रोल करना रहेगा, रेंट रेस्ट्रिक्शन करना रहेगा। अब क्या होगा कि अभी कोई बेनिफिशियरी है उसको कोई आवास में कोई ब्लॉक मिला है, वो क्या करेगा, वो सेल्फ वहाँ पे नहीं जाएगा रहने के लिए, ठीक है, वो किसी और को रेंट पे दे देगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आनी नहीं चाहिए, रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट वहाँ पे काम करनी चाहिए। फिर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स भी करना रहेगा कि यहाँ पे क्या होगा कि जो भी स्ट्रक्चर बना है तो उसको पीरियडिकली मेंटेनेंस चाहिए, जो अगर नहीं करते हो तो वो भी कन्वर्ट हो रहा है स्लम्स में। तो ये सारी बातें भी उनको ध्यान में रखनी होगी। फिर यहाँ पे सोशल एजुकेशन का जो लेक था वो भी हमको मेंटेन करना रहेगा। अभी आपको भी पता रहेगा कि अभी गवर्नमेंट की कई योजनाएं ऐसी चल रही है कि जहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है या तो फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें कोई लेबर काम कर रहा है तो लेबर के बच्चों के लिए वो स्कूल की फैसिलिटीज नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि उसका कुछ ठिकाना तो रहता नहीं है। वो कहीं 2 साल या 3 साल वहीं पे काम करते हैं, जब काम खत्म हो जाता है तो दूसरी साइट पर चले जाते हैं, दूसरी प्लेस पर चले जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग क्या है कि वहाँ पे एक अभी नई योजना शुरू हुई है गवर्नमेंट के हिसाब से कि जहाँ पे भी वो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं, वहाँ पे जो माइग्रेट होना पड़ता है उसकी ज़िंदगी में, तो वो सारी एक वेहिकुलर एजुकेशन वहाँ पे एक रूम क्रिएट किया गया है कि जो चलती फिरती एजुकेशन स्कूल हम बताते हैं, ठीक है, कि वो एक व्हीकल ही रहता है और उसमें सारी जो फैसिलिटी क्लासरूम में रहती है वो सारी फैसिलिटी वो व्हीकल में अवेलेबल रहती है, या तो फिर उसके 10-15 जो भी बच्चे हैं वो आराम से वहाँ पे स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हरती फिरती जो भी स्कूलिंग सिस्टम है वो भी यहाँ पे डेवलप करनी रहेगी। तो ये सोशल एजुकेशन की बात हो गई। फिर स्लम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड आ रही है, ठीक है। एक तो हमारा हो गई इम्प्रूवमेंट मेथड और एक हो गया कंप्लीट रिमूवल मेथड। तो देखते हैं 1 by 1। तो यहाँ पे एक आ रहा है इम्प्रूवमेंट मेथड। तो इम्प्रूवमेंट मेथड में क्या है कि जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज है उसको यहाँ पे हटाना, वो फैसिलिटी को यहाँ पे जो फेयरली गुड कंडीशन में है तो उसको क्या करना है कि उसको डिमोलाइज नहीं करना है, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। लाइक पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हो गई, वाटर एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई हो गई। तो जो भी वो प्रोवाइडेड एरिया अफेक्टेड है उसको वो कंडीशन को फेयरली गुड कंडीशन में है तो उसको क्या करना है कि इम्प्रूव करना है, उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट एक स्टेप ले सकती है। फिर स्टेप्स लाइक इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्ट्रीट सिस्टम एंड फिलिंग ऑफ लो ग्राउंड, रिमूवल ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, रिमूवल ऑफ द रबिश स्ट्रक्चर एडिशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ रिलेजमेंट ऑफ ए स्ट्रीट एक्सेट्रा अंडरटेकन टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्लम क्लियरेंस। यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर स्ट्रीट सिस्टम है, जो भी लो ग्राउंड एरिया है उसको भी क्या कर सकते हैं कि उसमें वो फिलिंग करके वो ग्राउंड या तो फिर ओपन स्पेसेस वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, रिक्रिएशनल प्लेसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि जो इन फ्यूचर में वो एजुकेशन के लिए काम आए या तो फिर कोई अलग तरीके से उस एम्प्लॉयमेंट के लिए काम आए। तो ये सारी बातें हैं जो इम्प्रूवमेंट ला सकता है स्लम में, ठीक है। और दूसरी मेथड है कंप्लीट रिमूवल मेथड।
अगर कोई ऐसा एरिया है गवर्नमेंट का कि उसने वो उसके ऊपर कोई अनप्लान स्ट्रक्चर वहां पे क्रिएट कर दिया है लेबर ने या तो फिर कोई स्लम्स डिवेलपर्स ने, तो उसका क्या रहेगा कि जो भी इनहेबिटेंट्स वहां पे थे उसने कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप कर दिया है कि जो भी गवर्नमेंट को फ्यूचर ग्रोथ के लिए वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसको टोटली वहां पे रिमूव करना रहेगा। ठीक है, तो उसके चलते क्या करना रहेगा कि वहां पे जो कोई हम रिमूव करते हैं तो वो जो भी वहां पे इनहेबिटेंट्स है वो इनहेबिटेंट्स के एकोमोडेशन के लिए हमको वो टेम्पररी बेस या तो फिर अल्टरनेटिव वे से वो डिस हाउस हो गए हैं, तो उसके लिए कुछ हाउस की फैसिलिटीज हमको इम्प्रूव करनी रहेगी। ठीक है, उसके पास जो भी बेसिक एमिनिटीज नहीं थी, वो वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो सारी जो बात वहाँ पे क्रिएट करनी रहेगी। ठीक है, दिस मेथड स्लम क्लियरेंस इज कॉस्टली। यहाँ पे जो ये मेथड है बहुत वो कॉस्टली है, लेकिन वो टोटली रिमूवल मेथड के लिए वो करना ही रहेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि द पीपल ऑफ द स्लम हु आर द डिस हाउस आर टू बी प्रोवाइड विद अल्टरनेटिव हाउसिंग फैसिलिटीज उसको देनी चाहिए। ठीक है, और बिफोर स्लम क्लियरेंस इज अंडरटेकन एमिनिटीज टू बी प्रोवाइडेड इन द एरिया शुड बी एडिक्वेटली प्लान एंड ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो। ठीक है, यहाँ पे क्या करना रहेगा कि जो भी यहाँ पे डिवेलपर्स को अभी हटा रहे हैं जो भी एरिया से, उसके लिए वो गवर्नमेंट को कंपलसरी वो लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी है उसके लिए एडिक्वेटली प्लान करनी चाहिए। द पॉपुलेशन शुड बी प्रोवाइडेड विथ एमिनिटीज सच एज द वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटरी अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एक्सेट्रा, वो सारी बातें यहाँ पे उसको क्रिएट करनी रहेगी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अनऑथोराइज्ड पर्सन टू टेक एडवांटेजेस ड्यूरिंग द ट्रांजिट पीरियड, ऑल द डिस हाउस स्लम डेवलपर्स शुड बी इश्यूड पास बुक containing the complete photos of family of slum developers। यहाँ पे उसके पास कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि अगर जो बेनिफिशियरी कोई डिवेलपर्स है तो उसका बेनिफिट कोई अनऑथोराइज जो पर्सन है वो उठा ना ले जाए। ठीक है, उसका एडवांटेजेस वो लेना जाए। इसके रिगार्डिंग क्या करना रहेगा कि उसको भाई जो भी डिवेलपर्स है उसको एक पासबुक देनी चाहिए, उसका फोटो उसमें होना चाहिए, तो वो प्रॉपरली जो भी बेनिफिशियरी है उसको ही ये बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे आ रही है। और फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्लम एरियाज टू क्लियरेंस एज अगेंस्ट द इम्प्रूवमेंट फॉलोइंग टू फैक्टर्स शुड बी कंसीडर। यहाँ पे जो सिलेक्शन है स्लम एरियाज को क्लियरेंस करने की, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट में दो मेथड है। डिग्री ऑफ पब्लिक हेल्थ हैजार्ड इन्वॉल्व्स। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा कि ये भी इन्वॉल्व होता है कि पब्लिक की हेल्थ है वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। पीएचसी सेंटर कुछ वहाँ पे क्रिएट होने चाहिए। द वैल्यू ऑफ द लैंड आइदर दैट द फुल यूज टू विच the land can be economically exploited after removal of the whole slum। यहाँ पे क्या है कि जो भी वो लैंड की वैल्यू है वो फुल यूज टू विच द लैंड कैन बी इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड। यहाँ पे जो भी लैंड हम यूज कर रहे हैं वो इकोनॉमिकली वहाँ पे यूज हो आफ्टर रिमूवल ऑफ दी स्लम्स। ठीक है, कि अगर मान लो कि वहाँ पे कोई स्लम था और स्लम वहाँ पे हमने रिमूव कर दिया, तो जो भी वहाँ पे न्यू स्ट्रक्चर आ रहा है उसके लिए वो लैंड इकोनॉमिकल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात आ रही है। फिर यहाँ पे क्या है कि स्लम को क्लियर करने में कुछ डिफिकल्टीज भी यहाँ पे क्रिएट होगी कि कंस्ट्रेंट ऑफ द रिसोर्सेज यहाँ पे लाने रहेंगे, हाई कॉस्ट हाउसेस नियर द प्लेस ऑफ वर्क यहाँ पे लाने रहेंगे, लो रेंट पेइंग कैपेसिटी ऑफ द स्लम डिवेलपर्स। यहाँ पे जो भी आप अल्टरनेटिव फैसिलिटी क्रिएट करें उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आप लोगे, तो वो रेंट जो आप ले रहे हो, वैल्यूज ले रहे हो, उसकी पेइंग कैपेसिटी अभी स्लम डिवेलपर्स की इतनी नहीं होगी, तो रेंट भी लो होना चाहिए। reluctance or unwillingness of the slum developers to move from the existing area which is selected for the slum clearance। अभी क्या होगा कि जो भी स्लम डिवेलपर्स है वो मूव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एरिया, ठीक है, जो भी पुराने एरिया में थे उसके स्लम सिलेक्टेड फॉर द स्लम क्लियरेंस, उसको प्रॉपरली वहाँ पे वो एरिया दिया जाए कि जहाँ पे वो अनविलिंगनेस थी वो वहाँ पे क्लियर हो जाए, वो स्लम क्लियर हो जाए। वो ऐसा कुछ एरिया होना चाहिए कि बेसिक एमिनिटीज वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रखी हो। The procedure of execution of the slum area is lengthy and time consuming। यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रोसीजर जो सारी है वो टाइम कंज्यूमिंग है और लेंथी है। कई सारे ऐसे डिवेलपर्स हो गए कि वो इजीली ऐसे लैंड खाली नहीं करेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आएंगे, तो ये सारे चैलेंजेस है वो ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रोसीजर यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ओपन प्लॉट स्कीम, अगर ऐसी भी आप एक सिचुएशन बना सकते हो कि कहीं ओपन स्पेसिस है और आपको टोटली रिमूव करना हो जो भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्लम्स क्रिएट होकर रखा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ये भी एक स्टेप्स उठा सकती है कि जो भी बेनिफिशियरी है उसको एक अलग से एक जमीन दी जाए और उसके रिगार्डिंग उसको सब्सिडी के या तो फिर कुछ ऐसा कंपेंसेशन प्रोवाइड करना चाहिए कि वो वहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या तो फिर बेसिक एमिनिटीज वहाँ पे क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो ये भी एक बात हो गई।
ठीक है। तो आज ये जो हमारा 6th मॉड्यूल था कि कंपोनेंट ऑफ द टाउन, ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जो भी हमारा बिल्डिंग प्लानिंग का पोर्शन है, यानी कि वो G+2 स्टोरी कैसे बनाता है, G+1 कैसे, प्लानिंग का जो भी पोर्शन है, ठीक है, कि प्लानिंग में कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स है, आस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट वगैरह, तो वो हमको ध्यान में रखना रहेगा। तो वो सारी बातें, प्लानिंग, एलिवेशन और क्रॉस सेक्शनल डिटेल ऑफ द स्ट्रक्चर, वो सारी बातें वो 3rd चैप्टर में शुरू होने वाली है। तो अभी हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा वो उसी के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है, तो तब तक आप ये वीडियो अच्छी तरह से एक बार देख लो, और कोई भी डाउट्स हो तो हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा, उसमें आप आओ और वहाँ पे हम डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।